बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ी इफ़। आज उसका एक एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उसको पढ़ना शुरू करें, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको साथ साथ रिवीजन करवाता रहूं और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसका ताल्लुक़ गुज़िश्ता वीडियोज़ के साथ होता है। तो आपने उस क्वेश्चन को सुन के मुझे रिप्लाई करना है ताकि मुझे इल्म हो सके कि किस कदर आप तवज्जो के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है आज कि अगर हम लेट के साथ एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालते, यानी लेट के साथ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, जब हम उसको console.log के ज़रिए प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, ये आपका क्वेश्चन है। जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। बहुत सारे लोग लिखते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ रिप्लाई करते हैं। इससे ये होता है एटलीस्ट हमें पता लगता है कि किस किस जगह से आप हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इफ़ का एक एडवांस लेवल पढ़ेंगे। पिछले हमने देखा था कि किस तरह डिसीजन मेकिंग करते हैं इफ़ के साथ, और अगर आप इफ़ को थोड़ा सा अपने जहन में रिवाइज करें तो इफ़ स्टेटमेंट क्या थी। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कैन आल्सो बी यूज विद एल्स स्टेटमेंट, यानी या तो एक डिसीजन लेती है और या ज़्यादा से ज़्यादा दो अगर डिसीजन हो तो एल्स के साथ वो काम कर सकती है। फ़र्ज़ करते हैं इफ़ के साथ एक कंडीशन लगाई, कंडीशन ट्रू थी तो स्टेटमेंट 1 रन होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 रन होगी, यानी हमेशा दो सूरतें ही हो सकती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास दो से ज़्यादा सूरतें हो जाती हैं किसी चीज़ में। फ़र्ज़ करते हैं अगर आप टिकट परचेज़ करना चाह रहे हैं, किसी जगह रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका नाम पूछे और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि किस किस्म की टिकट रिज़र्व करवानी है। हो सकता है आप इकॉनमी क्लास की रिज़र्व करवाना चाहते हो सकता है आप बिज़नेस क्लास की रिज़र्व करवाना चाहते हो सकता है आप फर्स्ट क्लास की रिज़र्व करवाना चाहते हो, यानी सिचुएशन एक से ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर आप किसी जगह पर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ किसी एम्प्लॉय का नेम है और उसके बाद उसकी सैलरी है और सैलरी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स काटती है। आप फ़र्ज़ करते हैं कोई पोजीशन ऐसी आ जाती है, जैसे यहाँ पर देखें, कैलकुलेट टैक्स ऑन सैलरी विद फॉलोइंग रूल्स। क्या रूल है जी? अगर सैलरी 10,000 तक है या इससे कम है तो उस पर 5% टैक्स कटेगा। ये एक फ़र्जी चीज़ है, लेकिन बहरहाल इस तरह की ही सिचुएशंस होती हैं। और सैलरी अगर बिटवीन है 10,000 से लेके 1 लाख तक, यानी 10,000 से लेके 1 लाख तक सैलरी अगर हो किसी की, तो फिर 10% टैक्स कटेगा। और किसी की अगर 1 लाख से भी ज़्यादा सैलरी हो तो उस पर 20%। तो इस तरह के स्लॉट्स आ सकते हैं जहाँ पर सिचुएशन एक से ज़्यादा हो सकती है, दो से ज़्यादा हो सकती है, 3 से ज़्यादा हो सकती है। तो फिर ऐसी सूरत में सिर्फ इफ़ से काम नहीं चलता, फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ क्या होता है, तकरीबन वही चीज़ है, लेकिन इसके साथ हम ज़्यादा कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं। इसमें सिंटैक्स को देखें, जैसे इफ़ और आगे कंडीशन, फिर स्टेटमेंट 1 चलेगी, उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी 1, फॉल्स होगी तो नेक्स्ट पे आ जाएगी, उसमें फिर नई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 चलेगी, अदरवाइज़ नेक्स्ट एल्स इफ पे आ जाएगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 3 चलेगी, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे, और फिर स्टेटमेंट 4। इस तरह जितनी आप चाहें एल्स इफ़ लगा सकते हैं और आखिर पर सिर्फ एल्स भी लगाया जा सकता है। अब इस चीज़ को ये सादा तरीके से है, लेकिन बाज़ वक़्त हो सकता है हमें एक इफ़ के साथ स्टेटमेंट 1 जैसे लिखा है तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स चलानी पड़ जाएँ, तो इसको फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं, चीज़ वही है, लेकिन हर एक के साथ हमने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है। स्टेटमेंट 2 के साथ भी, स्टेटमेंट 3 के साथ भी, स्टेटमेंट 4 के साथ भी। इस तरह आपके पास थोड़ा सा आपको देखने में तो शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन इससे सहूलत ये होती है कि आप किसी भी वक्त एक स्टेटमेंट के साथ दूसरी, तीसरी या चौथी स्टेटमेंट भी चला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि बाज़ औक़ात हम एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ भी लगा सकते हैं और तीसरी भी लगा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि ये नेस्टेड इफ़ है। जब भी अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है,
इसका मतलब होता है एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल या दो से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल। तो यहाँ नोट लिख दिया मैंने, व्हेन वी यूज़ एन इफ़ स्टेटमेंट विद इन एन अदर इफ़ स्टेटमेंट देन इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। तो इसको अपने नाम याद रखना है। अब ये सिचुएशन हो तो हम कैसे मैनेज करेंगे, पहले तो आप ये देख लें कि एक एग्जांपल जो भी हमने देखी है कि इसको जहन में रख लें कि हम बंदे की सैलरी एंटर करेंगे और उसके बाद अगर सैलरी 10,000 तक होगी टैक्स तो ज़रूर कटेगा, तो 5% टैक्स होगा। लेकिन जो ही 10,000 या 10,000 से ज़्यादा हो जाती है लेकिन 1 लाख से कम होती है तो फिर टैक्स जो है 10%। और अगर उसकी ग्रेटर हो जाती है 1 लाख से तो फिर टैक्स कितना कटेगा, 20%। अब इसको हम कैसे करेंगे, चाहे तो आप बड़ी रकम से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब इसको हम करके देखते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट की ब्लैंक फाइल है और यहाँ हम लिखते हैं लेट सैलरी और इसके अंदर अभी हम कुछ भी डाल देते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम 8,000 डाल देते हैं। तो ये वैसे ही कुछ हमने डाल दिया, कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं, शुरू में आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। अब हमने इस पर करना है टैक्स कैलकुलेट। तो यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं लेट टैक्स और इसके अंदर अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे। अब हम लेते हैं डिसीजन। इफ़ सैलरी तरतीब से चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी माइनस में तो नहीं सैलरी हो सकती ना, अगर वो 0 से बड़ी हो, और यहाँ लगाते हैं हम एंड साइन, 2 दफ़ा एंड, फिर सैलरी। वेरिएबल का नाम आपने दूसरी दफ़ा भी लिखना है, लेस देन 10,000। अब क्या करना है, अब बेहतर तो है कि आप ब्रैकेट्स ही लगा लें, अच्छा लगता है और प्रोफेशनलिज्म लगती है इस तरह से। ना लगाएं तो चल तो जाएगी। अब क्या करना है आपने, अगर सैलरी 0 से बड़ी हो और 10,000 से कम हो तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई बाय सैलरी। ये जी टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब अगर इस रेंज के अंदर आता है तो सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा सैलरी पे। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, अब यहाँ हम लगाएंगे एल्स इफ और इसके अंदर उसी तरह कंडीशन लगेगी। फिर हम लिखेंगे सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। ये देखिए मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सैलरी अगर 10,000 से बड़ी हो, एंड साइन 2 दफ़ा, और सैलरी अगर लेस देन 1 लाख हो, ठीक है जी। तो क्या करें, ब्रैकेट्स लगा लें तो अच्छी बात। इसके अंदर फिर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 10%, टैक्स इज इक्वल टू 10/100 मल्टीप्लाई बाय सैलरी। ये जी। और यहाँ अब तीसरी सिचुएशन, फिर एक और एल्स इफ लगा दें। सिर्फ एल्स भी लगा सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है एल्स, अगर लगाएं तो ठीक, नहीं तो ऐसे भी कर लें। तो मैं एल्स इफ ही लगा देता हूँ, एल्स इफ और कंडीशन लगाते हैं सैलरी। अब चूँकि 1 लाख से तो बड़ी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, तो देन क्या करें, ब्रैकेट्स लगा लें आप, टैक्स इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई बाय सैलरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब ये तीनों स्टेटमेंट्स एक वक्त में ही नहीं चलेंगी। पहले वाली कंडीशन जो है अगर वो ट्रू होती है तो ये वाला चीज़ चलेगी, बाकी सारी की सारी खुद ब खुद स्किप हो जाएंगी। अगर पहली ट्रू नहीं होगी तो दूसरी को चेक करेगा, दूसरी ट्रू होगी तो ये वाला कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर ये भी ट्रू ना हुई तो तीसरी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इनमें से ही किसी न किसी जगह पर आएगी। और आखिर पर हमें टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा लेते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं console.log और ब्रैकेट्स में लिख देते हैं सैलरी, और यहाँ पर हम कॉमा डाल के पहले सैलरी लिखवा लेते हैं। और चाहे तो आप 3 इस्तेमाल कर लें, मैं 3 जगहों पे ले लेता हूँ ताकि आसान रहे। console.log ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं टैक्स और आगे कॉमा डाल के टैक्स डिस्प्ले करवा देते हैं। और आखिर पे लिखते हैं नेट सैलरी, console.log और ब्रैकेट्स में लिख देते हैं नेट सैलरी। और नेट सैलरी आपको पता है कि सैलरी में से टैक्स को माइनस करना है, तो यहाँ हम कॉमा डाल के लिख देंगे सैलरी माइनस टैक्स। चाहे तो आप किसी वेरिएबल में भी ले सकते थे लेकिन ऐसे कर लेते हैं। अब इसको एक दफ़ा सेव करते हैं और चेक करते हैं रिज़ल्ट। अब देखें जी, अगर इसकी सैलरी जो है वो 8,000 है तो टैक्स कितना कैलकुलेट हो रहा है, 400, और बाकी क्या आ रहा है, 7600। अब अगर आप चाहें तो इसके साथ एक वेरिएबल देके यहाँ परसेंटेज भी लिखवा सकते थे, पिछली वीडियो में हमने देखा था। आप चाहें तो उसमें लिखवा भी लेते। अच्छा जी, अब हम बल्कि लिखवा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट टैक्स रेट और सेमीकोलन। अब आप यहाँ टैक्स रेट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ अगर 5% होगा तो टैक्स रेट में क्या डाल देंगे हम, इज़ इक्वल टू 5%। और यहाँ पर आप चाहें तो इसी को कॉपी कर लें
ताकि टाइम बचे, कंट्रोल सी, और जहाँ 10% कैलकुलेट हो रहा है वहाँ आप इसको 10 डाल दें इसके अंदर, और जहाँ पर 20% हो रहा है वहाँ 20 डाल दें। सिर्फ हर दफ़ा ये इसमें अमाउंट आती जाएगी, और जहाँ टैक्स है आप वहाँ लिख सकते हैं टैक्स, और कॉलन को ख़त्म करके मैं यहाँ लगाता हूँ कॉमा, और यहाँ लिखता हूँ टैक्स रेट, और फिर कॉमा देके डबल कोट्स में हम कॉलन लगा देते हैं और फिर टैक्स। अब आप देखिएगा, कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए वो कह रहा है 5% टैक्स काटा है मैंने और 400 है, और इस तरह। अब अमाउंट को बढ़ा के देखते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं अमाउंट हम कर देते हैं 18,000। अब देखें वो 10,000 को क्रॉस कर गई है। अब देखते हैं कितने परसेंट, अब इसको 10% काटना चाहिए। तो ये देखें 10% आ रहा है और 1800 उसने काटा है, बाकी अमाउंट आपके सामने रख दी। अब फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर 88,000 कह देते हैं। अब वो 1 लाख से अभी भी कम है, कंट्रोल एस करते हैं, वो देखिए अभी भी वो 10% ही काट रहा है। अब हम चेंज करते हैं जो 1 लाख से ज़्यादा होगी। अब फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर 1,08,000 रुपये मैंने सैलरी कर दी, कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। आप देखें उसने ऑटोमेटिकली 20% काटना शुरू कर दी। आप इसको नोट करके अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो तो मैं बता देता हूँ आपको। एक बड़ी मज़े की चीज़ है और बड़ी अच्छा लगेगा आपको उसके साथ। यहाँ तो हम हर दफ़ा चेंज करते हैं। अगर क्या ही अच्छा हो कि कंप्यूटर को भी ना पता हो कि हम उसके अंदर क्या डालने वाले हैं, और फ़ौरन से पहले वो आपको सैलरी कैलकुलेट करके दे दे। यानी वो आपसे पूछे भाई कितनी सैलरी है, आप ख़ुद बताएं उसको, फिर उस हिसाब से वो देखे कि 10% है, 20% है या कितने परसेंट है। उसके लिए मैं पहले इसको शामिल करने से पहले एक चीज़ नई, मैं आपको एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ। वैसे तो आपको याद होगी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ लिखता हूँ अलर्ट, और ब्रैकेट्स में लिखता हूँ व्हाट इज़ सैलरी। फ़र्ज़ करें मैंने ये लिख दिया। अब आपके ख्याल में क्या होगा, आपके ख्याल में क्या होगा? बिल्कुल, ये जब प्रोग्राम रन करेंगे तो पहले एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर सिर्फ ये लिखा होगा व्हाट इज़ सैलरी। ये मैंने वैसे मैसेज लिखा है। तो कंट्रोल एस करके रिजल्ट देख लेते हैं। पहले अमाउंट यही रहेगी फ़िलहाल। तो ये देखें पहले एक बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ सैलरी। अब ओके करते हैं तो अगला प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद ये देखें बाकी अमाउंट वगैरह उसके अंदर आ गई। अच्छा, अब अगर हम एक और काम करें, एक नई चीज़ यहाँ पर, इसको अलर्ट को काट के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेम वही चीज़ है प्रॉम्प्ट। अब आपने देखना क्या होता है। अलर्ट को मैंने काट दिया, प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया। अब क्या होगा आपके ख्याल में, चेक करते हैं। देखें बॉक्स वैसे ही आया है, मैसेज भी वैसे ही डिस्प्ले करवाया है, लेकिन अब उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर मज़ीद एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया जहाँ पर आप कुछ एंटर कर सकते हैं। ये देखें आप कुछ एंटर कर सकते हैं, और अगर आप ओके करेंगे प्रोग्राम अभी वैसे ही चलेगा। सिर्फ मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट का और अलर्ट का फ़र्क क्या है। ये देखें प्रोग्राम अभी वही चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉम्प्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक ऐसा बॉक्स देता है जिसके अंदर एग्जीक्यूशन के टाइम यूज़र कुछ एंटर कर सकता है। ठीक है जी, कुछ एंटर कर सकता है। अब वो एंटर करके जाता कहाँ है, इसको जो वैल्यू देता है वो कहीं भी नहीं जाती जब तक इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर ना करवाएं। अच्छा, अगर हम ये कर लें कि यहाँ से इसको काट देते हैं और मैं कंट्रोल एक्स से काट देता हूँ, और अगर जो सैलरी लिखी हुई थी ना यहाँ पर, इसके आगे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि अब बॉक्स तो आएगा, लेकिन बॉक्स के अंदर जो भी हम एंटर करेंगे वो सैलरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी इस बात को आपने बिल्कुल गौर से समझना है कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो प्रॉम्प्ट की वजह से एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में हम कुछ एंटर करेंगे और वो जो वैल्यू है वो जाके सैलरी के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और उसके मुताबिक कैलकुलेशन होगी। यानी कंप्यूटर को अब नहीं पता कि हम उसके अंदर क्या एंटर करने वाले हैं। अब देखते हैं कि वो हमें रिज़ल्ट कैसा देता है। इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं। तो ये देखें, जो ही हमने रन किया सबसे पहले वो पूछता है व्हाट इज़ सैलरी, यानी एंटर सैलरी कह सकते हैं या व्हाट इज़ सैलरी कह सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करते हैं उसको हम एंटर कर देते हैं 5,000। अब उसको तो नहीं पता था ना हमने क्या एंटर करना है, लेकिन अब हम ओके करते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये अब 5% कैलकुलेट करता है, क्योंकि ये 10,000 से कम है। तो यहाँ देखें उसने 5% कैलकुलेट भी किया, उसका टैक्स भी निकाला और अमाउंट भी दे दी। और ये किस वजह से हुआ, ये प्रॉम्प्ट की वजह से इनपुट हुआ है। इसमें एक मैसेज ज़रा दुरुस्त कर लेते हैं। यहाँ मैं व्हाट इज़ सैलरी की बजाय लिख देता हूँ एंटर सैलरी, बस इतना। कंट्रोल एस करके अब रिज़ल्ट देखते हैं जी। अब देखें वो आपसे पूछ रहा है एंटर सैलरी, आप उसको सैलरी अब दे देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 15,000। अब आपको पता होना चाहिए 15,000 लेके आएगा तो ये 10% में जाएगा। तो ये देखें 10% सैलरी कैलकुलेट हो रही है। अगर इसी को आप रिफ़्रेश कर दें यहाँ से,
तो दोबारा आपसे पूछेगा। अब अगर हम इसको कर देते हैं 75,000 और ओके, तो देखें 10% कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ से दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 1,15,000 और ओके प्रेस करते हैं तो देखें 20% निकाल रहा है। रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर अगर हम कर देते हैं 7,500, ओके प्रेस करते हैं 500 निकाल रहा है, 5% निकाल रहा है। तो यहाँ पर देखें खुद ब खुद आप एंटर कर रहे हैं जो कंप्यूटर को नहीं पता, जैसे कोई भी अमाउंट, और उसके मुताबिक वो खुद फैसला कर रहा है कि मैंने 10% काट रहे हैं, मैंने 5% काट रहे हैं, या मुझे 20% काटना है। तो ये पूरा एक जावास्क्रिप्ट का मुकम्मल प्रोग्राम आपने लिख लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। तो इस प्रोग्राम को हमने सॉल्व किया है। अब आगे है आपकी बारी। हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं एक असाइनमेंट। कोशिश ये करनी है आपने ये असाइनमेंट खुद सॉल्व करनी है, बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन बहरहाल मैं सॉल्व तो आपको करवा दूंगा, लेकिन कोशिश करनी है कि आप खुद सॉल्व करें। एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट आपसे कहा जा रहा है कि एंटर करें एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स आउट ऑफ 100, और 100 में से आपके मार्क्स आपसे पूछता है। देन कैलकुलेट ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मेथड एंड डिस्प्ले ग्रेड, और फिर ग्रेड कैलकुलेट करें जो बताया जाएगा मेथड, और फिर ग्रेड को डिस्प्ले भी करेगा। यानी पहले नाम लेना है और स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं 0 से लेके 100 तक, और उसके बाद आपसे वो ग्रेड लेता है। ग्रेड कैसे कैलकुलेट करना है? अगर मार्क्स होंगे 90 से 100 तक तो ग्रेड ए, 80 से लेके 99 तक 89 तक होंगे तो बी, 70 से लेकर 79 तक होंगे तो सी, 60 से लेके 69 तक होंगे तो डी, और 50 से 59 होंगे तो ई, वरना एफ। तो अब यहाँ देखें तकरीबन 6 कंडीशन हैं हमारे पास। अब इसको हम बारी बारी देखेंगे, और बड़ी से शुरू भी कर सकते हैं, छोटे से भी शुरू कर सकते हैं। इसको हल करते हैं जनाब। तो सबसे पहले कंट्रोल ए करके इसको तो मैं कर रहा हूँ रिमूव। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले हमें चाहिए नाम के लिए वेरिएबल, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट स्टूडेंट नेम, STU लिख दिया मैंने स्टूडेंट नेम, और इक्वल टू यहाँ हम लिख देते हैं प्रॉम्प्ट, और ब्रैकेट्स में लिख देते हैं एंटर स्टूडेंट नेम, और यहाँ आपसे वो नाम पूछ लेगा। अब हमने उससे मार्क्स लेने हैं। लेट मार्क्स इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखते हैं जी एंटर मार्क्स, और ब्रैकेट में साथ ये भी लिख देते हैं 0 to 100, और यहाँ मार्क्स भी आ जाएंगे। अब ग्रेड कैलकुलेट करना है तो लेट ग्रेड, और इसको बस कुछ भी नहीं डालते। अब यहाँ पर हमने डिसाइड करना है कि ग्रेड क्या आएगा मार्क्स के मुताबिक। तो यहाँ लिखेंगे हम इफ़, और ब्रैकेट्स में लिख देंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। अगर ऐसा हो तो क्या करें, ब्रैकेट्स में बेशक लगा लें या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम आज चूँकि एक ही उसमें स्टेटमेंट लेनी है तो हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ ग्रेड, दोनों तरीके में आपको बता रहा हूँ, इज़ इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं हम ए, और साथ लगाते हैं सेमीकोलन। अब इसी को नेक्स्ट हम कुछ यूँ लिखेंगे एल्स इफ, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम इसी को चाहें तो कॉपी कर सकते हैं सारे को। अगर आपको समझ आ जाए कंट्रोल C कर लेते हैं, और कंट्रोल V करके इसको ग्रेड को हम कर देते हैं B, और यहाँ पर कैपिटल B करेंगे, और यहाँ पर जहाँ 90 था यहाँ हम लिखेंगे 80, और यहाँ जहाँ 100 था यहाँ लिख देंगे हम 89। यानी कि अगर मार्क्स 80 से बड़े होंगे और 89 से कम होंगे, ठीक है, तो अब क्या करेगा वो B दे देगा। इसी तरह नेक्स्ट फिर एल्स इफ आएगा। आप चाहें तो इसको सारे को कॉपी कर लें एक दफ़ा ताकि टाइम बचे हमारा। मैंने सारे को कॉपी कर लिया। एल्स इफ सिर्फ हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे 70, और यहाँ लिख देंगे 79, और यहाँ ग्रेड लिख देंगे हम C। अब फिर नेक्स्ट कंट्रोल V मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ लिख देंगे हम 60, और यहाँ लिख देंगे 69, और ग्रेड लिख देंगे हम यहाँ पर D। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, मैंने सिर्फ टाइम बचाया है। कंट्रोल V। अब यहाँ हम लिख देंगे 50, और लेस देन 59, और यहाँ ग्रेड लिख देंगे हम E। और अगर उसके बाद आ जाती है आखिरी बारी, एल्स भी कर सकते थे लेकिन हम इस तरह ही कर लेते हैं। अगर बड़ा हो 0 से
और कम हो 49 से, तो ग्रेड क्या हो गया, एफ मैंने डाल दिया। तो एक एक लाइन चूँकि लगानी थी इसके साथ, तो दोबारा हमें ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं भी थी, अगर लगा लिया करें तो अच्छी बात है। अब ग्रेड यहाँ कैलकुलेट हो चुका होगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर एक दफ़ा चेक कर लें, 90 से 100 तक होगा तो ए ग्रेड, 80 से लेके 89 तक होगा तो बी ग्रेड, 70 से लेके 79 तक होगा तो सी, 60 से लेके 69 तक होगा तो डी, 50 से लेके 59 तक होगा तो ई, और 0 से लेके 49 तक होगा तो एफ। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, console.log। अब ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे डबल कोट्स में स्टूडेंट नेम, और यहाँ कॉमा डाल के लिख देते हैं आगे STU नेम, और आखिर पर सेमी कॉलन। आगे लिखते हैं console.log, और ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में लिखते हैं जी ऑब्टेन्ड मार्क्स, और कॉमा डाल के यहाँ लिखते हैं जी मार्क्स, और यहाँ पर आखिर पे लिखते हैं ग्रेड, console.log ग्रेड, और कॉमा डाल के आगे लिख देते हैं। अब चेक करते हैं रिज़ल्ट हमारा क्या आता है, कंट्रोल S करते हैं, रिज़ल्ट चेक करते हैं जी। अब देखें, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है। फ़र्ज़ करते हैं हम नाम देते हैं अली, अदनान, जो भी नाम देना चाहें, ओके करें। अब वो पूछ रहा है एंटर मार्क्स 0 से लेके 100 तक, आप यहाँ दे देते हैं 49, ओके करते हैं तो वो देखें F ग्रेड आ रहा है। इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, फिर वो पूछता है नाम, इसको लिख देते हैं असद अली, और यहाँ ओके करते हैं। अब 95 में मार्क्स दे रहा हूँ, और देखें ग्रेड आ रहा है ए। फिर रिफ़्रेश करते हैं, आप कोई और नाम रख देते हैं उस्मान, और मार्क्स यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 65, और ये देखें डी ग्रेड दे रहा है। एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको, यासिर नाम लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं 89 मार्क्स दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें बी ग्रेड दे रहा है। तो इस तरह आपका पूरी की पूरी कैलकुलेशन उस फार्मूले के मुताबिक हो रही है। तो ये असाइनमेंट आपकी सॉल्व हो चुकी है, तो कोशिश करनी है आपने, इसको खुद करने की कोशिश करें। और एक चीज़ मैं और भी बता देता हूँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहें तो मैंने 90 से लेके 100 तक कैलकुलेशन की है ना, शुरू में 90 वाला रखा है, तो आप शुरू करें नीचे से, यानी 0 से 49 करें पहले, फिर 50 से 59 करें, और 90 to 100 सबसे एंड पे करें, थोड़ा सा मुख्तलिफ करें, फिर देखें क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी, और कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।